बच्चों आज हम करेंगे उत्साह कविता, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पोयम में से एक पोयम है। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। इस कविता को लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये उत्साह कविता के साथ साथ एक और कविता भी है जो आपके ही सिलेबस में है, नाम है अट नहीं रही है। उसके बारे में भी हम आज इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले उत्साह कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीजें भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में। पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उत्साह कविता की। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पहले उत्साह कविता में जो बता रखा है पहले आप सुन लो, शॉर्ट से शॉर्ट समरी सुन लो, क्योंकि जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप शॉर्ट समरी सुन लोगे। उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को संबोधित किया है। बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे क्रांतिकारी बादल। वो क्रांति का प्रतीक है बादल। क्यों? क्योंकि वो गरजते हैं। जब वो गर्जना करते हैं तो एक तरह से क्रांति ही कर रहे होते हैं, और क्रांति से समाज में बदलाव आता है। इसीलिए बादलों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम खूब क्रांति करो। और क्रांति करते करते और भी बातें भी बताई हैं, ऐसा सिर्फ क्रांति के बारे में ही बात नहीं है, और भी कई चीजें बादलों को संबोधित करते हुए उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है कि वो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। और जब कविता में हम और आगे बढ़ेंगे तो कवि ने यह भी कहा कि हे बादल, तुम बरस कर इस तपती हुई धरती को, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है आपके इस टाइम पर। मौसम कैसा है आपके यहां मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर भारत में ये बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है जून जुलाई के मौसम में। तो उस टाइम पर बादलों को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये जो धरती है ना, तप रही है, इतनी गर्मी है, इसको बरस कर ठंडा कर दो। इस तरह की बातें इस पूरी कविता में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहली दो लाइनों से शुरू करते हैं। आपको ये जो कविता है ना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं, आप बस सुनते रहना, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है, समझाना मेरा काम है। तो बादलों को संबोधित करते हुए पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम इस पूरे आसमान को, पूरे आकाश को घेर लो और खूब गरजो। घेरने का मतलब इस पूरे आसमान को ढक लो। इन दो लाइनों में बस इतना ही बता रखा है। देखो पहले शब्दार्थ देख लो, उसके बाद आगे बताता हूं। बादल गरजो, इस पहली लाइन में तो कोई शब्दार्थ ऐसा था नहीं जो आपको ना पता हो। घेर यानी घेर लेना, कवर कर लेना, ढक लेना। घोर यानी घना। क्या घना? गगन का मतलब आपको पता है आकाश। इस घने आकाश को, धाराधर, धारा को धारण करने वाले, धारा मतलब पानी को धारण करने वाले कौन? बादल। और ओ का मतलब हे। तो इन दोनों की हिंदी बनेगी, इन दोनों शब्दों की, कि हे बादल, बस इतना ही। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हे धारा को धारण करने वाले बादल, ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक है। तो इन दोनों पंक्तियों की हिंदी क्या बनी? इन दोनों पंक्तियों की हिंदी बनी कि हे बादल या हे धारा को धारण करने वाले, इस पूरे, इस घने आकाश को घेर कर तुम खूब गरजो। बस इन दो लाइन की हिंदी यही बनेगी। अब अगली दो पंक्तियां देखते हैं। अगली दो पंक्तियों में कवि ने बताया कि हे बादल, तुम बहुत सुंदर हो। उसकी कुछ तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे काले घुंघराले बाल हो। घुंघराले बाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं बादल भी, है ना। तो काले घुंघराले बादलों के समान बहुत सुंदर लग रहे हो। और इतना ही नहीं, और सुंदरता में यह भी कहा कि जैसे बच्चे की कल्पना होती है ना, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी कल्पनाएं बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी अच्छी होती है ना। आपके आसपास भी बच्चे होंगे, वो अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं। कई बार तो उनके प्रश्नों को सुन के हंसी भी आ जाती है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनकी कल्पनाएं बड़ी अजीब होती हैं, कल्पनाएं बड़ी सुंदर होती हैं। तो उन कल्पनाओं के समान ही बादलों को कहा है कि बादलों को संबोधित करते हुए उसकी तारीफ की है इन दो पंक्तियों में। देखो पहले शब्दार्थ देख लो। ललित का मतलब होता है सुंदर। काले घुंघराले क्या है? यहां पर बाल, बालों के बारे में कहा गया है। बाल, यहां बच्चों की बात की गई है। कल्पना, बाल कल्पना यानी बच्चे की कल्पना। के समान, से मतलब समान। पाले हुए लग रहे हो, जैसे बच्चे कल्पनाएं पाल लेते हैं वैसे ही। अब इन दोनों पंक्तियों की हिंदी क्या बनी वो सुनो कि हे बादल, ललित तुम बहुत सुंदर हो। तुम तो काले घुंघराले बालों के समान सुंदर हो। ये हो गई पहली लाइन की हिंदी। अगली लाइन की हिंदी देखो। बाल कल्पना के से पाले, यानी तुम बच्चे की कल्पना के समान, बच्चे की कल्पना के समान पाले हुए लग रहे हो। जैसे बच्चे कल्पना पाल लेते हैं, ठीक वैसे ही तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। जैसे बच्चे की कल्पना सुंदर होती है, ठीक वैसे ही तुम भी हो। इन दोनों पंक्तियों में बादलों की तारीफ करते हुए एक बार जल्दी से बता देता हूं। कवि कहते हैं बादलों को संबोधित करते हुए कि हे बादल, कि तुम काले घुंघराले बालों के समान बहुत सुंदर लग रहे हो। और तो और साथ ही साथ तुम बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले हुए लग रहे हो। जैसे बच्चे कल्पना पाल लेते हैं, वैसे ही तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अगली दो पंक्तियां पढ़ते हैं। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले।
वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल तुम खूब गरजो। अब इसकी हिंदी में क्या बता रखा है, देखो कवि कहता है बादलों को संबोधित करते हुए, क्या कह रहा है कि हे बादल, तुमने तो अपने हृदय में वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी। वज्र एक हथियार होता है, आपको पता होगा, चित्र में देख लो। तो वज्र जैसी शक्ति आपने हृदय में छिपा रखी है, और तो और बिजली जैसी सुंदरता, यानी तुम बहुत सुंदर तो हो ही, साथ ही साथ तुमने अपने हृदय में वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी, यानी बहुत पावरफुल हो तुम तो लोगों को नया जीवन भी देते हो, तो तुम तो नया जीवन देने वाले भी हो। नया जीवन कैसे? क्योंकि किसानों को उससे ही तो नया जीवन मिलता है, और सिर्फ किसानों को ही क्यों, आम जन को भी तो बादलों से ही नया जीवन मिलता है। और तो और बादलों को यह भी कहा कि तुम लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणाएं भर दो, मोटिवेट करो, ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। यही दो बातें इस दो लाइन में बता रखी हैं। देखो, विद्युत का मतलब होता है बिजली, छवि का मतलब है सुंदरता, और उर का मतलब होता है हृदय। बाकी शब्द आपको आते हैं। नवजीवन अगर ना पता हो तो नया जीवन। वज्र का मतलब होता है एक हथियार, ये एक हथियार का नाम है जो मैंने आपको चित्र में दिखाया अभी। नूतन मतलब भी नया होता है या नई। और कविता का मतलब यहां पर कविता यानी पोयम ही नहीं है, प्रेरणा है। कविता से ही प्रेरणा मिली है, तो वो प्रेरणा के लिए प्रयोग किया गया है, तो ठीक है। और फिर भर दो, प्रेरणा भरने की बात की गई है, बादल तुम खूब गरजो। देखो, दोनों लाइनों की हिंदी थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी मुश्किल है। आसान बनाने के लिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ये जो लाइन है ना, ये दो पंक्तियां, यानी विद्युत छवि उर में वज्र छिपा, इसकी एक लाइन की हिंदी बनेगी, और कवि नव जीवन वाले, ये जो दो लाइन है, ये आधी आधी लाइन, इसकी एक लाइन की हिंदी बनेगी। तो इस तरीके से करोगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। देखो कैसे इसकी हिंदी बनेगी कि बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उर में तुमने अपने हृदय में बिजली की सुंदरता छिपा रखी है, यानी बहुत सुंदर हो तुम, और तुमने तो अपने हृदय में बिजली की सुंदरता के साथ साथ वज्र जैसी शक्ति अपनी तरफ से ऐड कर लेना, तो वज्र जैसी शक्ति भी छिपा रखी है। तो इसकी हिंदी बनी कि तुमने अपने हृदय में बिजली की सुंदरता और वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी है। आगे की दो लाइनें जो लिखी गई हैं आधी आधी, इसकी हिंदी यह बनेगी कि कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नव जीवन वाले, हे नया जीवन देने वाले, तुम नई नई प्रेरणा लोगों के हृदय में फिर से भर दो, हे बादल तुम खूब गरजो। देखो बच्चों, कुल दो ही पैराग्राफ है, उनमें से एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब आपसे एक प्रश्न कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। देखते कितने बच्चे मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अगला पैराग्राफ देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषु के निधाग के सकल जन। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले सुन लो। कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी के सभी लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान व दुखी हैं। इस दो पंक्तियों में यही बता रखा है बस। विकल का मतलब होता है बेचैन, उन्मन का मतलब होता है परेशान, और उन्मन और विकल दो दो बार आए हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। विषु का मतलब संसार के, और निधाग का मतलब होता है तपती हुई गर्मी, यानी बहुत ज्यादा गर्मी। सकल का मतलब सभी, और जन का मतलब लोग। तो इस दोनों पंक्तियों की हिंदी क्या बनी? कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग इस तपती हुई गर्मी से बेचैन और परेशान हैं। एक बार फिर से जल्दी से करवा देता हूं। कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग तपती हुई गर्मी से परेशान और बेचैन हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब अगली दो पंक्तियों में बता रखा है, कहते हैं कवि कि न जाने कौन सी दिशा से बहुत सारे बादल आ गए। जो बहुत सारे बादल आ गए, कवि उन बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो, हे बादल तुम खूब गरजो, यानी उनको बरसात करने के लिए कहते हैं। यही इन दो पंक्तियों में बता रखा है। शब्दार्थ देखो, आए अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है अनजान, जिसका पता ही ना हो। दिशा आपको पता है क्या होती है, डायरेक्शन। अनंत, अनंत के दो मीनिंग है। अनंत, एक अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ही ना हो, यानी बहुत सारे, और एक मतलब होता है ईश्वर। अनंत का दूसरा अर्थ है ईश्वर। तो दोनों में से ये दोनों ही लग सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। अनंत के घन, घन का मतलब होता है बादल, और तप्त धरा, तप्त माने तपती हुई, धरा माने धरती, जल से फिर, ये आपको पता है। शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठंडा कर दो बादल गरजो। देखो, आए अज्ञात दिशा से, इसकी हिंदी बनेगी कि न जाने कौन सी दिशा से, यानी अनजान दिशा से अनंत बादल आ गए, यानी बहुत सारे बादल आ गए।
तो उन बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो, हे बादल तुम खूब गरजो। अब ये तो हुआ अनंत का एक मतलब, यानी बहुत सारे बादल। जब ईश्वर लेना हो तो कैसी हिंदी बनेगी? आए अज्ञात दिशा से, न जाने कौन सी दिशा से ईश्वर के बादल आ गए, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए बादल आ गए। उन बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, हे बादल तुम खूब गरजो। अब आप कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों में से कौन सा लें, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बस अनंत की जगह कोई भी शब्द रख देना, बाकी सब सेम हिंदी बनेगी। देखो बच्चों, आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो इसका मतलब यह है कि आपने ये कविता तो बहुत अच्छे से समझ ली, लेकिन सिर्फ इतनों से काम नहीं चलेगा। इस कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, व्याख्या, वो भी रिटर्न में, आपको ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएंगी। लेकिन अब आपका होगा इस कविता से रिलेटेड छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने कितना पढ़ा। ये टेस्ट आपका एमसीक्यू के रूप में होगा। ये कविता आपने अच्छे से समझ ली है, पढ़ ली है, तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? बच्चों, आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? ऑप्शन ए, समाज में भय। ऑप्शन बी, समाज में उत्साह। ऑप्शन सी, समाज में आलस्य। ऑप्शन डी, समाज में कायरता। आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाज में उत्साह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए, बालकों की। ऑप्शन बी, कवि की। ऑप्शन सी, सैनिक की। ऑप्शन डी, व्यापारी की। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालकों की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, सुनहरी छवि। ऑप्शन बी, विद्युत छवि। ऑप्शन सी, पुष्प छवि। ऑप्शन डी, प्रातःकालीन छवि। आसान सा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत छवि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, भूख के कारण। ऑप्शन बी, बीमारी के कारण। ऑप्शन सी, प्रियजनों से दूर जाने के कारण। ऑप्शन डी, भयंकर गर्मी के कारण। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भयंकर गर्मी के कारण। चलिए बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। आप इसी तरह से और भी बड़ा टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको हर कविता, हर पार्ट, हर सिलेबस से रिलेटेड आपको हर चीज मिलेगी। हर चीज का मतलब हर चीज, और वो भी बिल्कुल फ्री, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऊपर ही दे दूंगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।